नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। 2012 का निर्भया कांड इस देश में कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है 9 बरस पहले हुई उस हैवानियत को, उस दरिंदगी के खिलाफ पूरे देश से आवाज उठी थी। आवाज उठी थी कि बच्चियों के साथ होने वाली दरिंदगी रुकनी चाहिए। आवाज उठी थी कि सभ्यता के शब्दकोश से रेप जैसे शब्द को निकाला जाना चाहिए। आवाज उठी थी कि सड़क पर चलती हुई लड़की के कदम कांपने नहीं चाहिए। लेकिन वो आवाजें क्षितिज में समा चुकी हैं। दिल्ली में फिर से एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप को छिपाने के लिए बच्ची को मार दिया गया। जब ये गुनाह हो गया तो हमेशा की तरह सियासत शुरू हो गई। पीड़िता के घर पर नेताओं का तांता लग गया। मतलब कुछ बदला नहीं 2012 से लेकर 2021 तक। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली का दामन फिर से दागदार है। दिल्ली में फिर से दरिंदगी हुई है। एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद बच्ची को मार डाला गया और जब बच्ची मर गई तो सियासत के सूरमा संवेदना की सीढ़ी लगाकर चढ़ गए उसी मुद्दे पर। तो क्या बदला दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड के बाद से? बच्चियों से रेप होना बंद हुआ? नहीं हुआ। रेप के बाद हत्याएं बंद हुई? नहीं हुई। रेप और हत्या पर सियासत बंद हुई? नहीं हुई। रेप के बाद पीड़ित के घर पर सियासी दलों का जुटना और राजनीति करना बंद हुआ? नहीं हुआ। तो क्या बदला फिर? देखिए, राहुल गांधी उसी बच्ची के घर पहुंचे हैं, परिवार को ये भरोसा दिलाने के लिए कि उनकी बच्ची से हुई हैवानियत के विरुद्ध वो आवाज उठाने आए हैं, इंसाफ दिलाने आए हैं। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। राहुल का पहुंचना कुछ लोगों को नागवार गुजरा, लिहाजा उनके खिलाफ विरोध के नारे भी सुनाई दिए। इधर राहुल पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रहते? अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, उन्होंने भी इंसाफ ही दिलाने की बात की। दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे पहुंचे तो बीजेपी वाले कैसे दम साधे देखते रहते। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंचे। पीड़ित परिवार है, उनसे हम लोग मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार और पूरे समाज के साथ है। एक सभ्य समाज के अंदर ऐसी घटनाएं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ही तो है कि दिल्ली देश की राजधानी है, कोई गांव, खेड़ा, जंगल या पिछड़ा इलाका नहीं। मगर यहाँ भी बच्चियों से रेप होता है, उसे मार डाला जाता है और रह जाता है सिर्फ अफसोस। इधर पुलिस कह रही है कि उसने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक पीएम हो पाया है और जो एक्यूज है उनको पकड़ लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। और जो यहाँ पे क्राउड बैठा है इसके बारे में इनकी तरफ से ये है कि शायद पुलिस की तरफ से कुछ कमी पेशी रह गई थी, तो उस पर ये लोग जांच करने को कह रहे हैं और इनकी यही डिमांड है कि जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक यहाँ से हटेंगे। भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन घर वालों का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप है। स्थानीय लोग दिल्ली पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जब आई तो उनको पुलिस के हवाले किया गया, तो मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा बच्ची की लाश जल रही है तो आप एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे? उन्होंने बोला कि आप मरने के बाद इसकी दुर्गति करोगे, मत बुझाओ। मैंने बोला सर अगर बुझेगी नहीं, कुछ एविडेंस आपको नहीं मिलेगा तो आप किस आधार पर केस बनाओगे? उन्होंने कोई वो नहीं किया। तो मैंने कुछ हमारे साथी थे उनको मैंने बोला कि बेटा जाओ जल्दी भग के जाओ, बाल्टियां भर के लाओ, और मैंने उस पर बाल्टी डालने का प्रयास किया। पुलिस वाले ने मेरी बाल्टी पकड़ ली।
9 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। आरोपियों के लिए फांसी की मांग हो रही है। पीछे की तरफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। जो लोग हैं, लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं क्योंकि काफी भयानक ये घटना है और आरोप है कि लड़की का रेप करने के बाद उसको जला दिया गया शमशान घाट में। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। घर वालों के मुताबिक आरोपियों ने सच पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की थी। इस वक्त हम दिल्ली के नंगल गांव के उसी शमशान घाट पर मौजूद हैं जहां 9 साल की बच्ची को जलाया गया था। ये शमशान घाट का वो हिस्सा है जहां पर बच्ची को जलाया गया था। उसको पूरी तरीके से पुलिस ने घेर दिया है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा शमशान घाट में जो पुलिस की एक टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो पुजारी है शमशान घाट का, उसने जो लड़की है उसकी मां को बयान दिया था, उसके मुताबिक यहाँ पर एक वाटर कूलर था। उसी वाटर कूलर में जो बच्ची है वो पानी भरने के लिए आई थी और करंट लगने से बच्ची की मौत हो गई, ऐसा पुजारी का बयान था। लेकिन अब परिवार का ये बयान है और परिवार का ये आरोप है कि जो बच्ची है उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो बच्ची है उसको इसी शमशान घाट में जला दिया गया। तो फिर सवाल ये है कि दिल्ली में कब बेखौफ होकर चल सकेगी लड़कियां, कब दिल्ली की सड़कों पर चलने में उनके कदम नहीं कांपेंगे। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी की ओर से कांग्रेस को राजस्थान में रेप कांड याद दिलाया गया है। देखिए। आप सभी बंधु भगिनियों को बहुत धन्यवाद कि एक शॉर्ट नोटिस में आप यहां आए हैं और इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं। बंधुगण, बलात्कार या रेप एक बहुत ही दुखद घटना होती है, बहुत अनफॉर्चुनेट होता है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए, जितनी इसकी भर्त्सना की जाए, उतना वो कम है। दिल्ली में नांगल राय में जिस प्रकार से एक नन्ही सी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, हम सब उसकी घोर निंदा करते हैं। हम हिंदुस्तान को भी सरकार और राजनीति के हिसाब से बांट करके दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत दुखद है। बंधुगण, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद कुछ सवाल राहुल गांधी जी से भी करूंगा। राजस्थान पे आते हैं। कांग्रेस शासित राज्य है राजस्थान। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से, जो डाटा एनसीआरबी देती है उसके हिसाब से राजस्थान देश का पहला स्थान है, शीर्ष पर है जहां तक बलात्कार का संबंध है। पिछले 6 महीनों में बलात्कार के आंकड़ों में 30% वृद्धि हुई है राजस्थान में। साल 2020 में 13,750 केस दुष्कर्म अर्थात बलात्कार के राजस्थान में हुए। बहुत सीरियस इशू है। राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है और मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है। अपने ट्वीट में उन्होंने उस दलित बच्ची के माता पिता के फोटो को ट्वीट किया है। यह गैर कानूनी है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ूंगा देश के लिए, ताकि राहुल गांधी, जो शायद ये नहीं जानते हैं या जान के भी अनभिज्ञ बनने की कोशिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल बेनिफिट के कारण, आपने यहां माता पिता दोनों का ही जिस प्रकार से फोटो ट्वीट किया, क्योंकि वो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वहां आपने जिस प्रकार से ये फोटो ट्वीट किया है माता पिता का, स्वाभाविक रूप से आपने उस बच्चे के फैमिली की आइडेंटिटी को चौराहे पे डाल दिया है। माता पिता दलित हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, माता पिता को यह सब बताया नहीं गया होगा कि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 74, सेक्शन 23। बेचारे गरीब लोगों को आप यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। दिस इज यूजिंग दलित एंड द पुअर फॉर फर्दरिंग योर ओन पॉलिटिकल एजेंडा। देश का कोई भी हिस्सा हो, लेकिन अपराध की ये सूरत बदलनी चाहिए। मगर एक सूरत और बदलनी चाहिए, और वो है संसद की। संसद में आज एक बार फिर से वैसा ही शोर शराबा, वैसा ही हंगामा और वैसा ही हल्ला मचा। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही संसद शुरू हुई उसके बाद ठप हो गई। और सिर्फ संसद ही नहीं, संसद के बाहर भी हमारे माननीय ऐसे लड़े जैसे पड़ोसी आपस में लड़ते हों। कांग्रेस के सांसद और अकाली दल के सांसद की नोकझोंक तो संसद के गेट पर ही हो गई। इन्हीं सबको देखने के बाद हमने कहा कि यह सूरत भी बदलनी चाहिए।
मुस्लिम मुल्कों से ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? दूसरी कैबिनेट सी या नहीं होगा, मंत्री सी, झूठ बोल रहे हैं, कहने मैं मंत्री नहीं सी, दूसरी कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। दो सांसदों के बीच संसद के गेट पर इस कदर नोक झोंक पहले कब देखी थी आपने? अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू के बीच मौखिक जंग छिड़ी है। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ पास होने के बाद समझा के इस्तीफा दिया। किसानों के मुद्दे पर कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर दोनों सांसद लड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सी मोदी जी तोमर के नाल बैठे सी, नाल बीएसपी ये बिल पास कराने वाले कैबिनेट मंत्री सी। ये सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कर दिया, बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे, 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने में 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने वो गायब ने 5 दिनों का पार्लियामेंट दसो कितने। गेट पर भले ही कांग्रेस के रवनीत बिट्टू और अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल भिड़े हों, लेकिन संसद के अंदर पूरा विपक्ष एक जैसा शोर कर रहा था। हर रोज की तरह आज का दिन भी कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग, महंगाई और पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर शोर की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार मुद्दों से भाग रही है, चर्चा से भाग रही है, और सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि विपक्ष के पास मुद्दा है ही नहीं, वो जानबूझकर माहौल बना रही है और संसद नहीं चलने दे रही है। उन्होंने यही कहा पेगासस इश्यू ये बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के लिए हो सकता है देहातों में इसका चर्चा नहीं होगी, लेकिन देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के एक लिबर्टी, प्राइवेसी, इसको जो हिफाजत करने के लिए हम सभी लोग एक होकर इस इश्यू को लड़ना चाहिए। दिक्कत ये है कि ये न तर्क रह गए हैं, न तथ्य इनके पास हैं, और तर्कों और तथ्यों की कंगाली से बुरी तरह जूझ रहे हैं, और इसीलिए हर दिन हवाई हंगामा, हाहाकार, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को न चलने देना पार्लियामेंट के अंदर, और उसके बाद बाहर निकल करके संसद को बदनाम करना, संविधान के बारे में अपमान करना, सरकार को बदनाम करना, ये पूरा के पूरा इनका क्रम चल रहा है। सुशील कुमार गुप्ता सभापति महोदय, आप इस विषय पर बोलना जासूसी कांड पर ऐसा ही हंगामा बरपा है। पहले दिन से शुरू हुई लड़ाई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। कांग्रेस पहले दिन से पूछ रही है कि जासूसी पर पीएम जवाब क्यों नहीं देते, और सरकार कह रही है कि जासूसी का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। मना कर रहे हैं कि हम चर्चा नहीं कर रहे, कि विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट है, और जो उनका दायित्व है, कर्तव्य है, जनता का मैंडेट है, उसके हिसाब से चर्चा अवश्य होनी ही होनी चाहिए। कांग्रेस की लगातार यही पॉलिसी रही है, वो देश के जो संवैधानिक संस्था हैं उनमें विश्वास नहीं करती, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो। और कौन रोक रहा है उनको? आइए ना, पार्लियामेंट में चर्चा करें और अपनी बात रखें, परंतु ऐसा कर नहीं रहे। वो तो पैरेलल पार्लियामेंट खड़ी कर अपनी बात करना चाहते हैं और नेता बनना चाहते हैं। सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी सरकार को घेर रहे हैं। संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद आंदोलन कर रहे हैं, तो सड़क पर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। राजनीति बेलगाम है, लेकिन संसद ठप है। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। राजनीति तो चल रही है सबकी अपनी अपनी, लेकिन संसद ठप है। आपने इस रिपोर्ट में देख लिया। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। यूपी में पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू के बीजेपी में शामिल होने का मामला गर्मा गया है। बीएसपी से बीजेपी में आए जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगी। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है। ये आगजनी बीएसपी के शासनकाल में साल 2009 में हुई थी। जितेंद्र सिंह बबलू अयोध्या के बीकापुर से बीएसपी के विधायक रह चुके हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। आगे बढ़ते हुए अब बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर एक वायरल वीडियो को लेकर घमासान मचा हुआ है। वीडियो में एक लड़की कैब ड्राइवर की पिटाई करती नजर आ रही है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आखिर क्या है पूरे वीडियो का सच, आइए देखते हैं। लखनऊ की बीच सड़क पर मचे इस तमाशे को देखिए। एक लड़की कैब ड्राइवर को एक के बाद एक 11 थप्पड़ मारती है। कैब ड्राइवर हाथ जोड़ता है, लोगों से मदद की गुहार करता है, लेकिन लड़की का प्रहार जारी रहता है। कौन देगा? मेरे मालिक का मोबाइल है, इन्हीं ने सब पूरा मेरा मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस मौजूद है, पब्लिक मौजूद है, लेकिन थप्पड़ों की बौछार जारी है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। कौन देगा? मेरे मालिक का कुछ देर बाद एक शख्स ने जब लड़की को रोकने की कोशिश की तो लड़की ने उस पर भी हमला कर दिया। तस्वीरें 30 जुलाई की हैं, जो लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके से आई है, जहां बीच चौराहे पर करीब आधे घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा मच गया, जिसके 5 दिन बाद अब लड़की पहली बार कैमरे पर सामने आई, जिस पर कैब ड्राइवर पर हमला करने का आरोप। जैसे ये मेरे बहुत क्लोज आ गया था तो मैंने उसको गाड़ी से निकाला, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि ये फोन चलाते हुए आ रहे हैं आगे और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने एक लड़की है, ठीक है। तो इसने लगभग हिट ही कर, और मैं उसको बार बार मैं रुक करके उसके साइड फेस करके तो मैं उसको बता रही थी, वार्न करी थी कि मैं खड़ी हूं, अब रुक जाएगा ये, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है। और साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए। उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भागी रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है। मैं माफी मांग रहा था, मोबाइल मेरा तोड़ा, जब भी मुझे गुस्सा नहीं आया। 2 बार हिट करा, मोबाइल को तोड़ा, 3 बार उधर जाके फिर ब्रेकर के पास लड़ाया। जब भी पूरा जब मोबाइल डैमेज हो गया, मैं तो बाहर आ गया था। मैं सिर्फ यही बोला था, मैडम मेरी क्या गलती है बताइए, सॉरी बोल रहा हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। भाई 1 तमाचा मार देती, 2 तमाचे मार देती, 3 तमाचे मार देती, मगर लगातार मुझे भी नहीं मालूम कितने मारे तमाचे। तकलीफ तो हो रही है, तमाचे जो पड़े हैं। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई देता है कि लड़की जेब्रा क्रॉसिंग पर रेड लाइट क्रॉस कर रही है। यहाँ कैब आकर रुकती है, जिसके बाद लड़की कुछ पल के लिए ठहरती है और फिर तेजी से कैब की ओर बढ़ती है, जिसके बाद मारपीट का ये पूरा खेल शुरू होता है। लेकिन लड़की का कहना है कि उसके साथ 4 लड़कों ने मारपीट की, जिसकी तस्वीरें इस सीसीटीवी में नहीं आई। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये कह रहा है ना कि मैं तू लड़का होती तो मैं बताता। इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। लड़की का कहना है कि उसे हार्ट, ब्रेन और किडनी की बीमारी है, जिसकी वजह से वो वॉक पर निकली थी, लेकिन ड्राइवर ने उसके साथ बदसलूकी की। हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं हमेशा की तरह से वहाँ पे वॉकिंग के लिए जा रही थी। पुलिस ने कैब ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन बाद में कैब ड्राइवर की शिकायत के बाद लड़की के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। कैब ड्राइवर ने लड़की पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। आत्मसम्मान तो मेरा चला ही गया, मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए और इनको जल्द से जल्द कानून कार्रवाई। मैंने एफआईआर तो दर्ज कर दी, मगर अभी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरी कोई सजा नहीं थी, मुझको बंद कर दिया 24 घंटे। ये बाहर क्यों है? इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस भी सवालों के घेरे में है। बीच चौराहे पर यह घटना होती है और पुलिस तमाशबीन बनी रहती है।
संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। पटना में गंगा उफान पर है और बिहार की राजधानी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तमाम निचले इलाके डूब चुके हैं और वहां के लोगों की जिंदगी अब नाव के सहारे कट रही है। पटना से रोहित कुमार सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा नदी इस वक्त पूरे उफान पर है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले आप देखिए, नासरीगंज घाट से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंगा नदी में इस वक्त आप देखिए जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के पास जो है वो पहुंच चुका है। और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, उससे जो है गंगा नदी में जल वृद्धि हुई है। और नदी की आप धारा देखिए, नदी में आप उसका करंट देखिए, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितनी हालात जो इस वक्त हैं चिंताजनक हो गए हैं। और क्योंकि आसपास के भी जो छोटी नदियां हैं, पुनपुन है, दरदा है, वहां भी जो है बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और इसीलिए राजधानी पटना पर भी इस वक्त जो है बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और आप देखिए, ऐसे बाढ़ की स्थिति में जहां गंगा नदी में इतना जलस्तर बढ़ा हुआ है, लोगों के पास दूसरी तरफ जाने के लिए कोई साधन नहीं है, केवल नाव का सहारा है। और नाव के सहारे लोग देख सकते हैं कैसे नाव पे ही जो है मोटरसाइकिल सवार रख के, साइकिल रखकर, दूध की जो केन है वो रख के ले जा रहे हैं। जो भी है मजदूरी करने वाले लोग हैं, वहाँ से मतलब कि सुबह निकलेंगे, शाम को जाएंगे, तो केवल एक ही रास्ता है, नाव। 3-4 महीने यही आप लोग का 4 महीना यही। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि दियरा के जो इलाके हैं वहाँ पर तमाम जो गांव हैं उनके उसमें पानी घुसा हुआ है और ऐसे में लोगों के पास कोई और सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, केवल नाव का सहारा है। और आप देखिए किस तरीके से नाव पे इतनी ज्यादा संख्या में लोग सवार हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल और मवेशी लेके भी जो लोग हैं दूसरी तरफ जा रहे हैं। और जिस तरीके से पटना में भी आप देखिए इस वक्त जो है वो बारिश हो रही है सुबह से ही, तो ऐसे में राजधानी पटना के ऊपर भी जो है वो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और मनोज सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। कल 5 अगस्त है। पिछले साल 5 अगस्त को करोड़ों राम भक्त खुशियों में सराबोर हो गए थे। अयोध्या राममय हो गई थी। साधु संतों की सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। पिछले साल 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया था। कल इसकी पहली वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं अयोध्या तैयारियों का जायजा लेने। पांच अगस्त 2020 नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब पीएम मोदी पहुंचे थे अयोध्या, जब मोदी ने किया था राम मंदिर का शिलान्यास, जब राम के रंग में रंग गई थी अयोध्या, अयोध्या में प्रभु रामलला के भव्य मंदिर की नींव रखे जाने के ठीक 1 साल बाद 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर के शिलान्यास की पहली सालगिरह पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनकी अगवानी के लिए रामनगरी दुल्हन की तरह सजी है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वो श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद रामलला के दरबार में आयोजित विशेष अनुष्ठान में भी शामिल होंगे। रामलला के सामने कलश स्थापना होगी, साथ ही उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख संत महंत भी शामिल होंगे। योगी आदित्यनाथ करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। योगी राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। इसके बाद योगी अन्न महोत्सव योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज वितरित करेंगे।
अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां न सिर्फ वो रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन होगा, हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे, बल्कि इसके साथ साथ संतों के साथ में मुलाकात भी होगी और कई कार्यक्रमों के जरिए समीक्षा बैठक होगी कि अयोध्या में प्रगति कार्य क्या है और अयोध्या में किस तरीके से मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ बाकी काम किस तरीके से चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ खास तौर पर इस जगह जहां मौजूद हैं, अन्न वितरण का कार्यक्रम होगा, जहां मुख्यमंत्री लाभार्थियों को कल इस मौके पर अन्न वितरित करेंगे और साथ ही साथ इस बात का आह्वान भी होगा कि अयोध्या में जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण, उसका सपना जो अयोध्या वासियों ने लंबे समय से सजाया था, पूरा होने जा रहा है। अयोध्या के लिए 5 अगस्त का दिन बेहद खास है। साल भर पहले अयोध्या का सदियों पुराना सपना साकार हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए राम जन्मभूमि का भूमि पूजन किया था। मंदिर की आधारशिला रखी थी। यही वजह है कि भूमि पूजन की सालगिरह पर विशेष अनुष्ठान रखा गया है। रामलला का इस मौके पर विशेष श्रृंगार होगा, विशेष पूजा होगी, उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसका ये उसी स्थान पर जहां पर ये भूमि पूजन और शिला पूजन हुआ था, उसी स्थान पर इसको बनाया जा रहा है और वही जगह पर कलश स्थापन करके पूजन होगा और लोग संत जो है उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मंत्र का उच्चारण है, जैसे यह जो मंत्र का उच्चारण के साथ साथ में जो नवग्रह की पूजा है और देवताओं की पूजा, वो पूजा भी होगी और साथ ही साथ प्रसाद का वितरण होगा। राम मंदिर के शिलान्यास की वर्षगांठ के लिए भगवान राम के लिए खूबसूरत वस्त्र सिले जा चुके हैं। रामलला के वस्त्र उनके दर्जी भगवती प्रसाद तैयार कर रहे हैं। 4 पीढ़ियों से उनका परिवार रामलला का वस्त्र तैयार कर रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को रामलला ने हरे रंग के वस्त्र पहने थे, लेकिन इस बार चूंकि 5 अगस्त को गुरुवार है, इस नाते रामलला के लिए पीले वस्त्र तैयार किए गए हैं। शुक्रवार यानी 6 अगस्त को रामलला लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे। पीली पोशाक ये गुरुवार के लिए है और गुरुवार के लिए पीला ही धारण होता है, इसलिए पीला हो, मुलायम कपड़ा है और इसलिए भगवान रामलला के बन रहे हैं पोशाक और तैयार हो चुके हैं। शाम को दे आएंगे, कल पहनेंगे वो। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो 25 बार अयोध्या आ चुके हैं और ये उनकी 26वीं अयोध्या यात्रा है। योगी जब मुख्यमंत्री बने थे तभी अयोध्या के साधु संतों की अपेक्षाएं उनसे बढ़ गई थी। रामलला के भव्य मंदिर की आस बढ़ गई थी। अब अयोध्या में रामलला के मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। योगी खुद राम मंदिर के निर्माण की प्रगति देखने आ रहे हैं। बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तभी अयोध्या के साधु संतों को उम्मीद बन गई थी कि अब तो राम मंदिर बनकर रहेगा। साधु संत तो ये तक कहने लगे थे कि केंद्र में मोदी, यूपी में योगी, अब नहीं तो भला कब बनेगा मंदिर। बहरहाल अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है। अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा, राम नगरी का कायाकल्प हो रहा है। देखिए। राम नगरी की किस्मत चमक गई है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर की नींव का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। कारसेवकपुरम में पत्थरों की सफाई का काम तेजी पर है। पत्थरों को साफ करके राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचाया जा रहा है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के गवाह रहे हैं ये पत्थर, जो पिछले 3 दशकों से रामलला के मंदिर में लगने का इंतजार करते रहे। हम मौजूद हैं इस कार्यशाला में, जहां पर आप देख सकते हैं ये वो पत्थर हैं जिन्हें तराशने के बाद में सालों से ये यहाँ पर गंदे हो रहे थे, इन्हें काई लग रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में इन तमाम जो ज्यादा से ज्यादा पत्थर जिन्हें तराश के तैयार किया गया था, उन्हें साफ करके मंदिर परिसर के अस्थायी स्थान पर रखा जा रहा है। राम मंदिर कार्यशाला में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तब से उनकी आस बढ़ गई है कि अब रामलला के मंदिर के काम में तेजी आएगी।
हाँ, बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हर चीज का जो चीज देख रहे हैं, जो पहले आए थे उतना बदलाव नहीं था, उतना सही नहीं था, अब और बदलाव हो गया, बहुत अच्छा। लग रहा है आपको कि जल्दी बन जाएगा? हाँ, अब जल्दी बन जाएगा, अब नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। अयोध्या के साधु संत मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर गदगद हैं। उनका बरसों पुराना सपना जो पूरा हो रहा है। लोगों को जो ये रामलला के पक्ष में जो आदेश हो गया है, इससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए और लोगों के राम भक्तों को बहुत हर्ष है। और यह मंदिर भी अपने तीव्र गति से बन रहा है। जो यहाँ के ट्रस्टियों ने बताया है कि 23 तक पहला भाग जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और रामलला का भी स्थापित हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर की प्रगति का काम खुद योगी आदित्यनाथ की देखरेख में चल रहा है। योगी खुद राम भक्त हैं। उनके गुरु महंत अवैधनाथ तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। अयोध्या के संतों को विश्वास है कि जल्द ही राम नगरी में रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा। कार्य की प्रगति बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, बहुत जल्दी बनेगा, भव्य बनेगा और खूब मजबूती के साथ 2000 वर्ष तक कभी उसमें कुछ नहीं आ सकता है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है, बल्कि राम नगरी का कायाकल्प हो रहा है। राम नगरी भव्य और दिव्य नजर आ रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की भव्यता देखते ही बनती है। रेलवे स्टेशन के करीब तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। उधर सरयू के घाट बेहद खूबसूरत हो गए हैं। सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तर्ज पर बनी अयोध्या में राम की पैड़ी का भव्य रूप सामने आया है। इसको बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये खूबसूरत लगे, साथ ही सरयू का जल अविरल रूप से बहता रहे। राम की पैड़ी सरयू घाट तक पहुंच गई है। चाहे वो राम की पैड़ी पर हुए पिछले दिनों काम हो, खास तौर पर बैराज बना करके सरयू की अविरलता को जिस तरीके से नदी तक पहुंचाया गया और घाट में सौंदर्यीकरण का काम जो लगातार पिछले सालों से चलता आया है, वो अयोध्या को एक पर्यटन का केंद्र बनाने में बड़ा सहयोगी साबित हुआ है। अयोध्या में सावन के महीने में हर साल शुक्ल पक्ष की तृतीया से सावन का झूला मेला लगता है। इस बार ये मेला 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। अयोध्या के मणि पर्वत पर लगने वाले इस मेले के लिए इस बार जोरदार तैयारियां हो रही हैं। इस बार इस मेले में रामलला चांदी के पालने में झूलेंगे। इस वर्ष ट्रस्ट ने निश्चित किया है कि नहीं, अब की जो झूलन उत्सव शुरू होगा उसमें रामलला जो विराजमान होंगे वो चांदी के पालने पर होंगे और चांदी के झूलन पर झूलाया जाएगा। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक। पिछले साल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। तभी से राम भक्तों के मन में एक सवाल खलबली मचा रहा है कि आखिर रामलला का भव्य मंदिर कब तक बन जाएगा? कब उस मंदिर में मिलेगा रामलला के दर्शन का सौभाग्य? अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर है। मंदिर ऐसा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है कि लोग देखते ही कहें ये अद्भुत और अकल्पनीय है। जिस तरह से मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रद्धालु रामलला के मंदिर में जाकर उनके दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2023 से रामलला के मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो जाएंगे। 2025 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। राम मंदिर में दर्शन और निर्माण कार्य साथ साथ चलता रहेगा। राम मंदिर निर्माण में स्टील और ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कारसेवकपुरम के 70% पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। कल राम मंदिर के भूमि पूजन को 1 साल हो जाएगा। मंदिर में दर्शन के साथ साथ निर्माण कार्य भी बड़ी तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी अक्सर अपनी बैठकों में अपने मंत्रियों को ये बात कहते हैं कि उन परियोजनाओं का शिलान्यास कीजिए जिनका उद्घाटन वो अपने कार्यकाल में कर सकें, और इसीलिए 2024 से पहले मंदिर के परिसर का निर्माण करके पीएम मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते भी हैं। रामलला का मंदिर अपने ढंग का अनोखा होगा। इसके निर्माण में आधुनिक और पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रामलला का मंदिर सदियों तक यूं ही अचल और अटल रहे। हिमांशु मिश्रा के साथ राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।